Students, myself Dheeraj Tyagi from Vivekananda Institute of Paramedical Science and Technology, मयूर विहार फेज 3 दिल्ली 96। इससे पहले हम आपको 5 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा जिसका नेम है द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैब। आज हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे कि एक लैब की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो एक लैब की उत्पादक शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए, हम लैब की गुडविल को कैसे मेंटेन करें मार्केट के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उन्हीं कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे जो फैक्टर्स आपकी लैब की प्रोडक्टिविटी को डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जिससे कि लैब की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है, मगर आज हम उन डिक्रीज वाले फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे कि एक लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर ये कुछ पॉइंट है जो आज हम बताएंगे जिससे कि लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे कि हम सबसे पहले अगर हम ब्रीफिंग करें तो वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं डिटेल में मैं इसकी बात बताऊंगा आपको। अगर ब्रीफिंग करते हैं तो जैसे कि आपके पास अगर लैब की प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास एडुकेटेड स्टाफ होना चाहिए। एडुकेटेड स्टाफ का मतलब दैट मीन्स सफिशिएंट स्टाफ। आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ में कौन कौन होगा? टेक्नीशियन होंगे, आपके पास पैथोलॉजिस्ट होंगे, अगर आपकी पूरी कंप्लीट लैब है तो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट भी होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके यहाँ आपने अगर लैब ओपन किया है या आप कहीं किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो एक एडुकेटेड स्टाफ रखे, क्वालिफाइड स्टाफ रखे, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ रखे। अगर एक लैब के अंदर एडुकेटेड स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ और सफिशिएंट स्टाफ वर्क करता है तो उसकी लैब की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज नहीं होती। क्योंकि वहाँ पर अगर एडुकेटेड स्टाफ है, सफिशिएंट स्टाफ है, अकॉर्डिंग टू द वर्क है। अगर एडुकेटेड स्टाफ का मतलब ये है कि अगर आपकी लैब में 100 सैंपल डेली आते हैं और आपने केवल सिंगल स्टाफ रखा है, सिंगल टेक्नीशियन है, तो नेचुरली वो 100 सैंपल एक सिंगल टेक्नीशियन के लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इनएक्यूरेट रिजल्ट होगा, उससे पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लैब में नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा है और स्टाफ कम है तो उससे भी रिपोर्टिंग पे इफेक्ट पड़ता है, गलत रिजल्ट जाता है, इनडिसिप्लिन मैनर में काम होता है, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाते, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लैब के अंदर एडुकेटेड स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट एक्सपीरियंस स्टाफ। अगर लैब के अंदर एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट है तो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा होगा, एडुकेसी बड़ी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ये सब चीज़ें अच्छी होंगी तो नेचुरल है लैब की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वालिफाइंग स्टाफ, आपके पास क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। अगर एक टेक्नीशियन आपके पास एमएससी है या बीएससी है, एक क्वालिफिकेशन मेज़र होता है कि कम से कम एक टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए या एक टेक्नीशियन बैचलर डिग्री किया होना चाहिए। तो क्वालिफाइंग भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एडुकेटेड स्टाफ भी होने चाहिए, तभी एक लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करें, ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, रिप्लेस करें, पुराने इंस्ट्रूमेंट से नए इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस करें, फुल्ली ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे अगर ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन का आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक्यूरेसी बढ़ती है, टाइम सेविंग होता है, एक्सीडेंट का रिस्क कम हो जाता है और रिपोर्ट ऑन टाइम होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, रिपोर्ट ऑन टाइम हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं वहाँ पर और टाइम सेविंग हो रही है, इमरजेंसी में भी आप ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पेशेंट को रिपोर्ट हैंडओवर कर सकते हैं, तो दैट मीन आपकी लैब की प्रोडक्शन नेचुरल बढ़ जाएगी। पेशेंट को पता है कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे विद इन 1 आवर मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी, तो आपके पास आएगा ना टेस्ट कराने, वो क्यों जाएगा मैनुअल लैब में?
क्योंकि वहाँ पर उसका टाइम सेविंग हो रहा है, एक्यूरेट रिपोर्ट मिल रही है। किसके द्वारा? फुल्ली ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन के द्वारा। तो इससे भी आपकी लैब की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरनल स्टाफ के अंदर अगर हम इंटरनल असेसमेंट करें तो जो आपका इंटरनल क्वालिटी की बात करते हैं कि आपके लैब के अंदर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है या आप काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन काम कर रहा है, पैथोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, तो अगर आपका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है तो उससे भी आपकी लैब की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज होती है। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उससे गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो आप एक दूसरे से कुछ पूछेंगे नहीं, आप अपनी गलती किसी को बताएंगे नहीं, आप गलती सुधारेंगे नहीं। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। गुड मार्केटिंग मैनेजमेंट, अगर आपकी लैब का मार्केटिंग मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से मतलब है कि आप किस तरह मार्केट में अपना होल्ड बनाकर रखें, किस तरह से वहाँ से पेशेंट से आपका कम्युनिकेशन कैसा है, फिजिशियन से कम्युनिकेशन कैसा है। तो अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका अच्छा है, क्योंकि सैंपल तो बाहर से ही आएगा, तो फिजिशियन से रिलेशंस कैसे हैं, पेशेंट से रिलेशंस कैसे हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, न्यू स्ट्रेटेजी बनाएं तो गुड मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। एक्यूरेट सेफ्टी मैनेजमेंट, एक्यूरेट सेफ्टी मैनेजमेंट, अगर आप अपनी लैब की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपको एक्यूरेट सेफ्टी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना होगा। अगर किसी पेशेंट को मालूम है कि वहाँ पर मैं टेस्ट कराने जाऊँगा, वहाँ पर सेफ्टी का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर टेक्नीशियन ग्लव्स पहनकर सैंपल लेता है, वहाँ पर फेस मास्क लगाकर सैंपल लेते हैं, वहाँ पर फेस शील्ड लगाई जाती है, वहाँ पर लैब कोट पहना जाता है, और वहाँ पर एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोसीजर है जिसके तहत सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा जाता है, तो पेशेंट भी अपने आप को सेफ फील करेगा और आप तो सेफ हैं ही। तो अगर पेशेंट ऐसा फील करता है कि हाँ वहाँ सेफ्टी है और वहाँ पर एक्यूरेसी भी है, सेफ्टी भी है, वहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तो नेचुरली वो आपकी ही लैब में आएगा और जिससे आपकी लैब की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। तो रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, नेक्स्ट पॉइंट है रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। डे बाय डे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाते चले जाइए, अपने काम करने के तरीके को स्टैंडर्डाइज कीजिए, अपनी नॉलेज को स्टैंडर्डाइज कीजिए। अगर आपको नॉलेज जितनी अच्छी होगी एज ए टेक्नीशियन, आप डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हैं, तो नेचुरली उस लैब की प्रोडक्टिविटी भी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाएगी। एक एम्प्लॉयर को चाहिए कि एक टेक्नीशियन को स्टैंडर्ड सैलरी दें, गुड सैलरी दें, और एक सैलरी इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। अगर एक टेक्नीशियन या एक पैथोलॉजिस्ट या उनको अच्छी सैलरी मिलती है तो उनका काम में मन लगेगा, अच्छी तरह काम करेंगे, डिसिप्लिन मैनर में काम करेंगे, और उससे लैब की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर लो सैलरी होगी तो उनका मोटिवेशन नहीं होगा टेक्नीशियंस का या और वर्किंग स्टाफ का, जिससे कि प्रोडक्टिविटी डे बाय डे डिक्रीज होती चली जाएगी। नेचुरल है, अगर एक टेक्नीशियन अपोलो में जॉब करता है, अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करता है, जहाँ पर उसे सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 मिलती है, तो वहाँ पर वो बहुत मन लगा के काम करेगा। और एक नॉर्मल लैब में काम करे जहाँ पर उसे सैलरी 5,000 भी मिल रही है और पिछले 2 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, काम उसका मन नहीं लगेगा। तो नेचुरली एक अच्छी सैलरी होना भी बहुत ज़रूरी है, सैलरी इंसेंटिव्स होना बहुत ज़रूरी है। सैलरी इंसेंटिव्स का मतलब ये है कि अगर कोई टेक्नीशियन 8 आवर्स के बाद 2 आवर्स ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स देना ज़रूरी है कि भाई आपने 8 घंटे की बजाय 2 घंटे आप और एक्स्ट्रा काम किया, उस 2 घंटे का भी सैलरी उन्हें मिलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जैसे कि मैंने बताया कि एक किस तरह लैब की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो अब मैं दोबारा इन पॉइंट को बता देते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1 एडुकेटेड स्टाफ, नंबर 2 एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए। अगर एडुकेटेड स्टाफ होगा लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक्सपीरियंस स्टाफ होगा तो भी लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक्सपीरियंस स्टाफ होगा तो भी लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, गुड सैलरी होगी तो भी इंक्रीज होगी। सैलरी इंसेंटिव्स अगर दिए जाएंगे
तो भी लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। गुड मार्केटिंग मैनेजमेंट होना चाहिए, इससे भी लैब की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। गुड कम्युनिकेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड और रिप्लेस्ड with fully automated instrumentation, added or improved computerization, added और improved computerization, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंप्यूटराइज सिस्टम लगाइए। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, ऑटोमेशन आएगा। आजकल देखा है, आज हम पेशेंट को ऑनलाइन रिपोर्ट देते हैं। पेशेंट घर पर है, सैंपल दे दिया, उन्होंने सैंपल दिया, लैब में आए, सैंपल देने के बाद वो घर पर चले गए, शाम को आपने मेल के थ्रू उनको रिपोर्ट सेंड कर दी या व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। तो इससे ये हुआ, कहीं भी पेशेंट होगा, टेस्ट कराने के बाद वो बाहर चला गया, किसी दूसरे स्टेट में चला गया, तो वहाँ पर भी आपने रिपोर्ट को मेल कर दिया या व्हाट्सएप कर दिया। उस पेशेंट ने वहीं पर वो रिपोर्ट को देखा और वहीं किसी डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट चेक करा दी और अपना ट्रीटमेंट करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लैब को अपग्रेडेड बनाएं। अगर आपकी लैब अपग्रेडेड होगी, स्टैंडर्ड को आप इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो नेचुरल है एक लैब की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज होती चली जाती है, क्वालिटी कंट्रोल रहती है, मेंटेन रहती है, और एक मार्केट में उस लैब की डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है या क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप वो क्वेरीज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा कल हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा कि किस तरह से लैब की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी लैब की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है। हम उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।